23 दिनों में पहली मर्तबा अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हो रहे हमले की भारत ने मजम्मत की है। और भारत की तरफ से मजम्मती बयान फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया है, फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से नहीं आया है, या वजारत खारजा ने स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, बल्कि ख़ुद भारत के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ईरान पर हो रहे अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत की है, इसको कंडम किया है। और ये बयान सीधे सीधे भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक वाज़ेह चेंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 23 दिनों में अभी तक भारत सरकार की तरफ से ईरान पर होने वाले अमेरिका और इजराइल के हमले को कंडम नहीं किया गया था, इसकी मजम्मत नहीं की गई थी। पहली मर्तबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हमले की मजम्मत की है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने मजम्मत की नहीं है, बल्कि मजबूरी में भारत को ऐसा करना पड़ा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को अभी तक ईरान ने भारत के लिए ओपन नहीं किया है। और अपनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से भारत में जो परेशानी है बढ़ती जा रही है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हाई लेवल की इमरजेंसी मीटिंग भी आज बुलानी पड़ी है, जिसका आगे चलकर मैं तज़किरा करूंगा। और इसीलिए भारत ने बातचीत की है ईरान से, क्योंकि ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को भारत के लिए खोलने के लिए 3 शर्तें लगा रखी है। और धीरे धीरे भारत ईरान की शर्तों को मान रहा है। 2 शर्तों को भारत ने मान लिया है, लेकिन एक शर्त को अभी तक भारत ने नहीं माना है। और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो ईरान पर हमले की मजम्मत की है बाज़ाब्ता फ़ोन पर बातचीत करके, दरअसल पिछले 10 दिनों में ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 मरतबा फ़ोन पर बातचीत की है। पहली मरतबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से 13 मार्च को फ़ोन पर बातचीत की थी, लेकिन 13 मार्च को जब उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की तो उसका तज़किरा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। अंग्रेज़ी में उन्होंने ट्विटर पर लिखा, फ़ारसी ज़ुबान में उन्होंने लिखा, लेकिन उस ट्वीट में उन्होंने ईरान के साथ यकजहती के इज़हार तो ज़रूर किया था, लेकिन ईरान पर होने वाले हमले को कंडम नहीं किया था। बल्कि उस दिन ट्वीट के अल्फाज थे कि ईरान पर जो हमले हुए हैं और मासूम शहरियों की जो ईरान में हलाकत हुई है, उसको लेकर के भारत को कंसर्न है, डीप कंसर्न है, यानी उर्दू में इसी को बोलते हैं कि गहरी तशवीश लाहिक है भारत को। लेकिन भारत ने उस दिन मजम्मत नहीं किया था, कंडम नहीं किया था। उसके बाद 21 मार्च की शाम को भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से फ़ोन पर बातचीत की, और उस बातचीत का तज़किरा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी साहब ने फ़ारसी ज़ुबान में भी अपना ट्वीट लिखा है और अंग्रेज़ी में भी उन्होंने अपना ट्वीट लिखा, और दोनों ज़ुबानों के ट्वीट का जो मैसेज है वो यही है कि ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मैंने फ़ोन पर बातचीत की है, और ईरानी कौम को मैंने ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश की है और नौरोज़ को भी मुबारकबाद पेश की है। ईरान में 20 मार्च को ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा की गई, और उसी दिन ईरानियों का एक कल्चरल त्यौहार है नौरोज़, वो भी मनाया गया। नौरोज़ दरअसल ईरान की तहज़ीब के मुताबिक उस दिन उनका एक नया साल होता है, उनका अपना एक कैलेंडर है जो ईरानी कैलेंडर माना जाता है। तो दोनों की देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर को मुबारकबाद पेश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में अहम बुनियादी ढांचे पर, इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हुए हैं उसकी मैंने मजम्मत की है, जो इलाक़ाई इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल देते हैं और आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर रहे हैं। उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल में पीएम मोदी साहब लिखते हैं कि समुद्री रास्तों की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और जहाज़ के रास्तों को खुला रखने पर उन्होंने ज़ोर दिया और कहा कि जहाज़ के रास्ते ओपन होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पीएम मोदी साहब ने अपने ट्वीट में भी बताया कि ईरान में जो भारतीय शहरी फंसे हुए हैं, ईरान उनकी हिफाजत कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए ईरान की हुकूमत का शुक्रिया। तो ये पीएम मोदी साहब का ट्वीट है, फ़ारसी ज़ुबान में भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी। इस ट्वीट की जो सबसे अहम लाइन है वो ये कि ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमले की भारत मजम्मत करता है, मैं कंडम कर रहा हूँ। ये दुनिया में पीस के लिए, सलामती के लिए ख़तरा है, और जो सप्लाई चैन है वो मुतासिर हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में 20% ऑयल की जो सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से होती है, और इसको ईरान ने बंद कर रखा है। तकरीबन 40% गैस की सप्लाई भी उसी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से होती है, और भारत में तो तकरीबन 50% ऑयल अपनाए हुर्मुज़ से आता है, 90% गैस भारत में अपनाए हुर्मुज़ से आता है। गैस और तेल के अलावा
जो खाद खेतों में इस्तेमाल होता है, जिससे भारत में खेती होती है, भारत की इकोनॉमी और मईशत का इन्हिसार खेती पर टिका हुआ है, काश्तकारी पर टिका हुआ है, और वो खाद भी भारत को मिडिल ईस्ट से ही आता है, अबनाए हुर्मुज़ से। इसके अलावा हर साल 51 अरब डॉलर का जो पैसा है वो भारतीय करेंसी में उसका एक तरह से तबादला होता है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और वो जो पैसा भारत को भेजते हैं, जो डॉलर या वहाँ का रियाल भारतीय करेंसी में बदलता है, तो उससे भी भारत की इकोनॉमी में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा होता है। तो 4 चीज़ों का सीधे सीधे मिडिल ईस्ट से भारत का ताल्लुक़ है, और अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से या इस जंग की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा इसका असर देखा जा रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तेल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, गैस मिल नहीं रहा है, खादों की कमी हो गई है। उसके अलावा इंडियन शहरी परेशान हो रहे हैं। अब इन तमाम बातों को लेकर के मोदी सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ी है। ईरान ने जंग में जो सबसे कारआमद रास्ता अपनाया, या जिसके लिए उसने दुनिया को मजबूर किया, प्रेशर बनाया दुनिया पर, वो था अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देना। अबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया तो अमेरिका परेशान, भारत परेशान, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक परेशान हैं, और उसी के बाद भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ी। वरना इससे पहले तक भारत इजराइल के साथ था, अमेरिका के साथ था, वो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब देखिए और फ़र्क समझिए, 28 फरवरी को ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, और भारत ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, मजम्मत नहीं की। 5 दिनों के बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने ईरान की एम्बेसी में जाकर के ताज़ती पैगाम तहरीर किया। यानी अब देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, दूसरे अहम तरीन मिनिस्टर नहीं गए, बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं असम्बली में, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं गए, जबकि ईरान के सबसे बड़े लीडर की शहादत हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। जब भारत के प्राइम मिनिस्टर ईरान गए थे तो खामनई साहब ने नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात की थी। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई बहुत ही कम लीडरों से मिलते थे जिन पर यकीन होता था, जिनसे अच्छे ताल्लुकात होते थे। जैसे उन्होंने रूस के सदर से मुलाकात कर रखी थी, चीन के सदर से मुलाकात कर रखी थी, इसी तरह भारत के वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने ये मकाम अता किया। लेकिन जब उनको शहीद कर दिया तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ती बयान जारी नहीं किया। जब भारत में गैस के लिए क्राइसिस पैदा हुई, अबनाए हुर्मुज़ को यहाँ के लिए बंद कर दिया गया, तब 13 मार्च को पहली मरतबा फ़ोन पर बातचीत की और उसका उन्होंने तस्करा किया था, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अब दोबारा 21 मार्च को बातचीत की है, और इस बातचीत की पुष्टि, इसकी तस्दीक ईरान की जो एम्बेसी भारत में है उसने भी की है कि भारत सरकार ने ईरान की सरकार से बातचीत किया है और अबनाए हुर्मुज़ को खोलने की अपील की है, लेकिन अभी तक ईरान ने फैसला नहीं लिया है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक्टिव हैं और लगातार वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में अपडेट देते रहते हैं, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बातचीत की है, इसके बारे में उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। हालांकि 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। दूसरा ये कि अबनाए हुर्मुज़ को अब भारत के लिए ओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में भी उन्होंने फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। जब से जंग शुरू हुई है उस वक्त से लेकर अभी तक अबनाए हुर्मुज़ से ईरान ने सिर्फ 99 जहाज़ों को ही गुजरने की इजाज़त दी है, और उन 99 जहाज़ों में सिर्फ 2 जहाज़ इंडिया का है। एक गैस लेकर के आया था, एक तेल लेकर के आया था, जिसकी अपडेट पिछली वीडियो में मैंने आपको दी थी। बकिया दूसरे मुल्कों के जहाज़ है। ईरान ने अब तक जिन 3 देशों के लिए अबनाए हुर्मुज़ को ओपन किया है या वहाँ के जहाज़ों को गुजरने दिया जा रहा है, उसमें एक चीन है, दूसरा तुर्की है और तीसरा पाकिस्तान है। भारत के जहाज़ों के लिए अभी तक अबनाए हुर्मुज़ को ओपन नहीं किया गया है। पिछले दिनों ईरान की तरफ से भारत के सामने 3 मुतालबा रखा गया था, 3 शर्तें रखी गई थी और कहा गया था कि अगर भारत ईरान की इन 3 शर्तों को मान लेगा तो अबनाए हुर्मुज़ को भारत के लिए खोल दिया जाएगा। पहली शर्त यह थी कि ईरान पर होने वाले अमेरिका और इसराइल के हमले की भारत खुलकर मजम्मत करे, इसको कंडम करे, और इस शर्त को तकरीबन मान लिया है भारत ने, क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के ट्वीट में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमले को कंडम किया गया है। हालांकि उन्होंने अमेरिका और इसराइल का नाम नहीं लिया है इस ट्वीट में, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ईरान में अगर गैस फील्ड पर हमला हो रहा है, ऑयल की फैसिलिटीज़ पर हमला हो रहा है, पूरे ईरान पर हमला हो रहा है, तो ये हमला ईरान पर चीन नहीं कर रहा है या रूस नहीं कर रहा है, बांग्लादेश नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमला अमेरिका कर रहा है, इसराइल कर रहा है। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने होने वाले हमले की मजम्मत की है। तो आप कह सकते हैं कि
पहली शर्त को भारत ने मान लिया है। दूसरी शर्त ईरान की तरफ से रखी गई थी कि ईरान को मेडिकल की ज़रूरत है, कुछ दवाओं की ज़रूरत है, इस तरह का कुछ असिस्टेंट चाहिए और भारत ईरान की मदद करे। और भारत ने दवाओं की एक खेप भेज दिया है ईरान को, दूसरी भी मदद भेजी गई है। पिछले दिनों बाज़ाब्ता इंडियन मीडिया ने उन तस्वीरों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि भारत ने ईरान को इमदादी दवा भेजी है, दूसरी चीज़ें भेजी है और मुश्किल घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। तीसरी शर्त ईरान की तरफ से रखी गई थी कि ब्रिक्स ममालिक की तरफ से मजम्मती बयान जारी करे भारत, और इस शर्त पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। ब्रिक्स में इंडिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ब्रिक्स के कुल 10 मेंबर हैं, जिनमें से 5 मेंबर उसके कोर मेंबर कहलाते हैं, कह लीजिए जो उसके फाउंडर्स मेंबर हैं, और पिछले दिनों में भी कई नए ममालिक को उसका मेंबर बनाया गया। ब्रिक्स अमरीकी लॉबी से हटकर एक नया ग्रुप है। जैसे अमेरिका ने अपने लोगों का एक ग्रुप बना रखा है जिसको G7 कहा जाता है, और दुनिया के बड़े मालदार और ताकतवर ममालिक उसमें शामिल है। उसके बाद जो ममालिक अमरीकी लॉबी के ख़िलाफ़ है, जो अमरीकी निज़ाम के ख़िलाफ़ अपना निज़ाम बनाना चाहते हैं, उन देशों ने ब्रिक्स का ग्रुप बनाया जिसमें रूस है, चीन है, ब्राज़ील है, भारत है, और उसके नए मेंबरान में ईरान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, दूसरे कुछ ममालिक शामिल हैं, साउथ अफ्रीका उसके बुनियादी मेंबरान में शामिल है। और ब्रिक्स की सदारत हर साल बदलती रहती है, यानी जितने मेंबरान ममालिक है हर एक को एक साल ब्रिक्स की सदारत का मौका मिलता है, वो उसको लीड करता है। साल 2026 में ब्रिक्स को भारत लीड कर रहा है। अब ईरान ने भारत से मुतालबा किया है कि भारत ब्रिक्स का सदर है, लिहाजा ब्रिक्स की तरफ से बाज़ाब्ता मज़म्मती बयान जारी करवाए भारत, और इस पर अभी तक कोई भी तफसील या वजाहत सामने नहीं आई है भारत की तरफ से। बकिया 2 शर्तों को एक तरह से भारत ने मान लिया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ईरान अपनाए हुर्मुज़ को भारत के लिए ओपन करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया है। भारत में गैस का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, तेल का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, इस जंग का अगर सबसे ज़्यादा बाहर के किसी देश पर असर हो रहा है तो भारत है। भारत की आवाम मुतासिर हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ने लगी है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो जारी करके बताया कि किस तरह भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, नाकाम हो गई है, और चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही है। आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की विफल विदेश नीति, टोटल फेल्ड फॉरेन पॉलिसी से ना सिर्फ देश का सिर नीचा हुआ है बल्कि आपका जीना भी दुश्वार हो गया है। इधर सरकार लफाजी करती रही, उधर ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की वजह से देश में चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए। बजाय इस संकट से निपटने की तैयारी करने के, सरकार तो जुमले फेंकने में व्यस्त थी, तो चीजों के दाम लगातार बढ़ते गए। जरूरी चीजों के दामों में तो आग लग गई है। कुछ चीजों के दाम सुन लीजिए और वो कैसे बढ़े हैं और कैसे आपका जीना दुश्वार हो रहा है। आप सभी को पता है पिछले 2 हफ्ते में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 146 रुपए महंगा हुआ है। पिछले 2 हफ्ते में घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो है वो 60 रुपए महंगा हुआ है। आज ही पेट्रोल कंपनियों ने 2 रुपए 30 पैसे प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, और इंडस्ट्रियल डीजल जो फैक्ट्री में यूज होता है, जिससे चीजें वगैरह बनती है और अब उनके दाम बढ़ेंगे, वो इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है। कोयले के दाम जो है वो 15 रुपए प्रति केजी बढ़ाए गए हैं। अब सुनिए आपके किचन में क्या हो रहा है। सरसों के तेल का दाम 30 रुपए प्रति लीटर पिछले 2 हफ्ते में बढ़ा है। रिफाइंड ऑयल का दाम भी 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। यही नहीं, पाम ऑयल का जो दाम है वो 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। हवाई जहाज के टिकट 430 रुपए से लेकर 2300 रुपए महंगे हो गए हैं। जोमैटो ने आज अपनी डिलीवरी के जो फीस होती है उन चार्जेस को बढ़ा दिया है। प्लास्टिक जो कि बहुत ज्यादा गैस यूज करती है, वहां पर इंडस्ट्रीज या तो बंद हो रही है या चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक की डस्टबिन जो एक सेट में आता था उसके दाम 100 रुपए हर सेट पे बढ़ गए। जो बोतलें फ्रिज में पानी भर के लगाई जाती हैं प्लास्टिक की, उनमें 6 का सेट जो था वो अब 40 रुपए और महंगा हो गया है। और जो इंडक्शन स्टोव लोग लेने को मजबूर है क्योंकि गैस नहीं मिल रही है, वो 40% महंगा हो गया, और अधिकांश जगहों पर तो वो मिल ही नहीं रहा है। आप सब जानते हैं कि रुपया लगातार गिर रहा है। आज 93.82 93.82 डॉलर पहुंच गया है, जो इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं पहुंचाया था। वो कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित कर लिया है। जो इंडस्ट्रियल डीजल की अभी बात हुई थी, जो 22 रुपए महंगा हुआ है, उसके चलते आने वाले दिनों में चीजों के दाम और बढ़ेंगे क्योंकि ये फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो बजाय लफाजी करने के,
बजाय विदेश नीति को गलबहियां बनाकर हर जगह जबरदस्ती जबरन गले मिलकर फोटो खिंचाने के, अगर नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी विदेश नीति बनाई होती, राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखा होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खाड़ी के युद्ध का कहर हमारे देश पर, हमारे लोगों पर ना बरपता। लेकिन आप सब लोग अब तक जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं अमेरिका के पास, जिसके चलते उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और जिसकी वजह से वो एक अच्छी विदेश नीति नहीं यूज कर पा रहे हैं। वो ईरान पर कुछ नहीं बोल पाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बंद है। चिरौरी करके देश के लोगों की वजह से 2-2 जहाज निकल रहे हैं, जिसमें सिर्फ 1.5 दिन की खपत की गैस आ पाई है। तो विदेश नीति के विफल होने से, प्रधानमंत्री के कॉम्प्रोमाइज होने से, प्रधानमंत्री के यूएस द्वारा ब्लैकमेल करने से आज ये हालत है कि खाड़ी का जो युद्ध है वो हमारे देश के लोगों पर कहर बरपा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेट को। इधर भारत में जो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, जो हाहाकार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की हंगामी मीटिंग तलब की है और कैबिनेट के 13 मिनिस्टर्स इस मीटिंग में शरीक हो रहे हैं। आला अधिकारी भी इस मीटिंग में शरीक हैं। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई उसके बारे में तो तस्करा सामने नहीं आया है, लेकिन इस मीटिंग में इन्हीं बातों पर तस्करा हो रहा है कि गैस का जो क्राइसिस है उसको कैसे काबू में करना है, या पेट्रोल का जो क्राइसिस है, ऑयल का जो क्राइसिस है, खाद का जो क्राइसिस है, उसको कैसे काबू में लाना है और कैसे भारत इस जंग में अब ईरान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए। क्योंकि जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, भारत खुलकर इजराइल के साथ था, अमेरिका के साथ था। भारत का जो मीडिया है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था और ईरान को लग गया कि भारत इस जंग में मुकम्मल तौर पर हमारे खिलाफ जा चुका है। जंग शुरू हो जाने के 2 दिन बाद इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट आता है कि मेरा दोस्त भारत मेरे साथ है, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ईरान के खिलाफ है, और उन्होंने शुक्र अदा किया। उसके बाद भारत का जो राइट विंग ग्रुप है, जो भारत की मीडिया है, उसने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, इंडिया स्टैंड विद इजराइल कंटिन्यू, उसको प्रमोट किया गया। और कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भारत के मुसलमानों को धमकी दी गई और कहा गया कि तुम ईरान के सपोर्ट में लिख नहीं सकते, रैलियां नहीं निकाल सकते, अगर ऐसा करोगे ईरान भेज दिया जाएगा। ये पूरा माहौल बना दिया गया। 13 दिनों के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की और अब बाज़ाब्ता कंडम किया है। उधर इंडियन मीडिया का जो लबो लहजा है वो अब बदल चुका है। इंडियन मीडिया ने शुरू के 1 हफ्ते में ईरान का खूब मजाक उड़ाया, खूब कहा कि ईरान को अमेरिका ने ख़त्म कर दिया है, ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, ईरान के पास कोई ताकत नहीं है, ईरान की कोई वैल्यू नहीं है। इसराइल की खूब तारीफ़ की जा रही थी, लेकिन पिछले 23 दिनों में जिस तरह ईरान ने इसराइल पर हमला किया, अमेरिका पर हमला किया, और जहाँ जहाँ मिडिल ईस्ट में अमरीकी फ़ौजी अड्डा है उन सब पर जब ईरान ने हमला किया है, अमरीकी आर्मी को चुन चुन कर ईरान ने मारा है, तो अब इंडिया की मीडिया ने अपना लबो लहजा बदला है, अपना अंदाज़ बदला है और अब ईरान की ताकत का एतराफ़ किया जा रहा है। अब अमरीका के हमले की मज़म्मत की जा रही है, अब इसराइल की पॉलिसी पर तनक़ीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि अमरीका बुखला चुका है, अमेरिका ने जंग मुसल्लत कर दी और ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात बता दी है। और उसकी वजह यह है कि भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो फेल हो गई है, वो नाकाम हो गई है। और अब उसी दबाव में भारतीय मीडिया को भी ना चाहते हुए भी अपना लबो लहजा बदलना पड़ा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग मीम भी बना रहे हैं। मीम इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों मोहन भागवत जो आरएसएस के सरबराह है, उनका एक बयान सामने आया कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है, इस जंग को भारत ही रुकवा सकता है। और उसी पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, वीडियो बनाया इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर ने कि भारत अपनी मर्जी से पेट्रोल नहीं खरीद सकता है, तेल नहीं खरीद सकता है और भारत जंग रुकवा देगा अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान। ये कैसे पॉसिबल है? सुधीर चौधरी का एक लंबा चौड़ा ट्वीट सामने आया है। सुधीर चौधरी ने कहा कि भारत और रूस यही दोनों मिलकर इस जंग को रुकवा सकते हैं और उन्होंने उस ट्वीट में उसकी वजह बयान की। इसका भी लोगों ने मजाक उड़ा दिया कि ये वही सुधीर चौधरी है जिसने रूस और यूक्रेन की जंग में यह दावा कर दिया था कि भारत ने रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवा दिया है। 5 साल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग नहीं रुकी है, लेकिन आज से 3 साल पहले सुधीर चौधरी ने बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम में दावा किया, खबर चलाई कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ख़त्म हो चुकी है, सीज़ फायर का ऐलान हो गया है और ये भारत ने करवाया है। और अब अलग प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया सुधीर चौधरी ने कि व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी यही दोनों मिलकर इस जंग को रुकवा सकते हैं। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी साहब अपनाए हुर्मुज़ को नहीं खुलवा पा रहे हैं। ईरान अब
नरेंद्र मोदी साहब की बातों का जवाब नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी साहब को अपना स्टैंड बार बार बदलना पड़ रहा है। जो फॉरेन पॉलिसी इस मामले में भारत की थी, अब वो यहाँ से यहाँ आ गई है, मुकम्मल तौर पर बदलना पड़ा। और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भारत इस जंग को रुकवा सकता है। रूस ने पूरी कोशिश कर ली, चीन ने पूरी कोशिश कर ली, ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो उन बातों को ही रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ईरान अब इस जंग को नहीं रोकेगा, बल्कि अमेरिका को जब तक निस्तो नाबूद नहीं कर देगा ईरान, जब तक उसके सुपर पावर ताकत होने का गुरूर ख़त्म नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक ईरान रुकने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। और यहाँ सुधीर चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं। अगली किसी वीडियो में सुधीर चौधरी साहब के इस दावे का मैं तफसील से तज्ज़िया करूँगा, विश्लेषण करूँगा। ज़रा मज़ा भी आएगा सुधीर चौधरी साहब की बखिया उधेरने में कि इन्होंने चापलूसी किस हद तक की है। चापलूसी की एक लिमिट होती है। यकीनन आप देश के बड़े नेताओं के बारे में बात कर सकते हैं, चापलूसी कर सकते हैं, उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन चापलूसी का ये लेवल नहीं होना चाहिए कि अमेरिका तय कर रहा है भारत को किससे तेल खरीदना है, नहीं खरीदना है, और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जंग रुकवा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए।